का स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद जब से चुनावी गड़बड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट में हमारा संघर्ष चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी आदेश आया था उस पर हम लोग खुश नहीं थे और बल्कि इसका विरोध हुआ था। और अब हाल में हरियाणा में चुनाव हुए हैं जिस पर काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं। इसके साथ आगे 2 चुनाव होने हैं जो महत्वपूर्ण राज्य है, महाराष्ट्र और इसके साथ साथ झारखंड में चुनाव होने। इसके अलावे देश में सांप्रदायिक स्थिति ठीक नहीं है। कई जगहों पर जो साजिशन दंगे कराए जा रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर बोलने के लिए हमारे साथ जय भीम मिशन के और पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, एडवोकेट बलराज मलिक साहब हैं, डॉक्टर रतन लाल जी हैं और मैं स्वयं संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तरफ से हूँ। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा राजेंद्र पाल गौतम जी को अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं आज की इस प्रेस वार्ता के लिए। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमने लोकसभा चुनाव से पहले तकरीबन 6 महीने तक पूरे देश में जा के हमने लोगों को आगाह किया कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है और उस चुनाव की प्रक्रिया में जिस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है उसमें निष्पक्ष चुनाव की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और पूरे देश में लोगों ने भी ये कहा कि हाँ, हमें इस मशीन पर भरोसा नहीं है। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, और अगर आप बिल्कुल जिद पे अड़े कि आप बैलेट पेपर से नहीं कराएंगे, मशीन से ही कराएंगे, तो कम से कम उसमें सारी मशीनों की पर्चियाँ गिनी जाएं। मैं जानबूझ के वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, उस मशीन का जिस मशीन से पर्ची निकलती है। हमने मांग की थी कि उस पर्ची की भी गिनती करी जाए और उसके बाद चुनाव के नतीजे घोषित किए जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने तो हमारी बात को नकारा ही, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। दुख इस बात का है कि जो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उन्होंने भी उस वक्त उसको मुद्दा नहीं बनाया, जबकि अगर पूरे देश के विपक्ष की सारी पार्टियां अगर एकजुट होकर उस हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाती तो शायद उस मशीन से चुनाव होने की बजाय बैलेट पेपर से देश का चुनाव होता और वो निष्पक्ष चुनाव होता, या एटलीस्ट कम से कम 100% पर्चियाँ गिनी जाती। और सबको पता है उस चुनाव में कितने करोड़ वोटें बाद में जो फालतू ऐड हुई वो कैसे हुई, वो भी एक रहस्य बना हुआ है। 60 से ज़्यादा सीटें ऐसी रही जिसके ऊपर एक संस्था ने बाकायदा रिसर्च करके बताया कि उसमें गड़बड़ी से केंद्र की जो सरकार बनी उसके फेवर में रिजल्ट दिया गया 79 सीट पर करीब। और अभी पीछे हरियाणा का चुनाव हुआ, उस चुनाव का रिजल्ट आपने देखा, हरियाणा का आपने देखा कि किस तरफ माहौल किस तरफ था, जनता क्या बोल रही थी, सारे एग्जिट पोल क्या बोल रहे थे, सारे न्यूज़ चैनल क्या बोल रहे थे। उसके बाद भी जो अप्रत्याशित जो रिजल्ट आया, आज चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बहुत सी पार्टियां फिर से उस मशीन पे संशय जारी कर रही है, और हम तो पहले से ही कर रहे हैं। और देश में 70% से ज़्यादा लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं मांगा है। आखिर ये इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी क्यों चला रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि चुनावी निष्पक्षता बने, लोगों का चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा कायम हो? और दूसरा एक और सवाल है, चुनाव के आसपास ही अक्सर दंगे क्यों होते हैं? दंगों के पीछे कौन है? अभी बहराइच के दंगे हुए, उन दंगों के पीछे कौन है? कभी इसका रिजल्ट निकल के आएगा क्या? दिल्ली में भी 2020 में चुनाव के तुरंत बाद दंगे हुए, बल्कि चुनाव से पहले होने थे। इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिया गया उसके विरोध में कि दंगा कराना चाहती है एक पार्टी। फोर्स बहुत ज़्यादा लगाई गई, बड़ी मुश्किल से रुका, लेकिन जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद 1 सप्ताह के अंदर दंगे हुए, सबके सामने कितने लोग मारे गए। तो ये दंगे कराने वाला कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव को जीतने के लिए दंगे कराए जाते हों? और धार्मिक जुलूस, धर्म के जो त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार,
वो तो उत्सव का के लिए होते हैं, लोग उत्सव का माहौल होता है उसमें उत्सव मनाते हैं। लेकिन उत्सव मनाने की बजाय किसी दूसरे की भावनाओं को आहत करना, दूसरे को इंस्टिगेट करना, उकसाना, और उसके बाद उसको दंगे में परिवर्तित कर देना, और उस पर फिर सरकारों का रवैया ढुलमुल, उस पर जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दंगों के खिलाफ, अगर कुछ लोगों को सजा हो जाए तो शायद लोगों को पता लगे कि दंगा कराने वाले कौन है। अगर निष्पक्षता से जांच हो जाए तो पता लगेगा, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी के नेता सामने आएंगे जिन्होंने दंगे कराए, और दंगे करने वाले कौन लोग हैं, दंगों में मरने वाले कौन लोग हैं, इसके भी तो आंकड़े सामने आने चाहिए। क्या दंगे करने में कभी आपने देखा जो पूंजीपति घराने हैं, या जो बड़े बड़े धार्मिक स्थलों के मठाधीश हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के स्थल के हों, या जो बड़े बड़े अफसर हैं या नेता हैं, दंगों में उनके बच्चे कभी शामिल नहीं होते। उनके बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो दंगे में शामिल हो रहा है वो उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो ज़्यादातर गरीब ही मिलेगा आपको, मजदूर तबका मिलेगा आपको, और उसमें भी विशेष रूप से दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित वर्ग का आदमी मिलेगा। तो आपके बच्चों को आग में झोंक रहे हैं, और झोंकने वाले मजे ले रहे हैं। जांच भी उनके खिलाफ निष्पक्षता से नहीं होती, वो कभी जेल भी नहीं जाते। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, एक तो हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि सरकार चुनने का चुनाव है, और जनता जिसको चुनना चाहती है, अगर वास्तव में वो उसको वोट डाल रही है और उसके रिजल्ट अपेक्षित नहीं आते, तो फिर दोष किसका है? आखिर ये चुनाव आयोग इस जिद पे क्यों अड़ा है कि वो अपनी चलाएगा, जनता की सुनेगा ही नहीं? तो मशीन की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, हमारा मत है। और तमाम देश की राजनीतिक पार्टियों से हम निवेदन करते हैं कि कम से कम अपना मत स्पष्ट करें। चुनाव आपको लड़ना है, आप अपना अगर मत स्पष्ट नहीं करते और चुनाव हारने के बाद आप फिर इधर उधर की बात करते हैं, खुल के सामने आइए ना। हम लोग एक सिविल सोसाइटी के लोग, बेशक से मैं राजनीति से भी जुड़ा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मिशन जय भीम का संरक्षक हूँ, और हमारे लोग तमाम लोग जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम लोग तो पहले से ही लोकसभा चुनाव के पहले से इस पर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अब फिर हम खुल के सामने आ रहे हैं और निवेदन करते हैं समस्त देशवासियों से, अपने बच्चों को दंगों में मत जाने दो। ये धार्मिक जुलूस जो निकलते हैं, उसके अंदर जो वातावरण आजकल जिस तरह का बन रहा है, वो निश्चित तौर पर उकसावे वाला है, वो दंगे कराने वाला है। उससे अपने बच्चों को बचाइए, उसको पढ़ाई के रास्ते पर लाइए। क्योंकि जो लोग ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़ी कुर्सियों पर बैठे, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के और औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, या नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आप जो गरीब गुरबा वंचित समाज के लोग हैं, आपके बच्चे वहाँ का इस्तेमाल दंगों में और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उससे अपने बच्चों को रोकिए, और इस मशीन की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए आप सब लामबंद होकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़िए। मैं समझता हूँ तभी देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा, और जिसको आप जिताना चाहते हैं वो जीत पाएगा। अन्यथा तो जो उसमें जो हो रहा है गड़बड़, वो सबके सामने। बस यही बात मैं कहना चाहता था। इसके बाद मैं चाहूँगा सूरज जी आगे बढ़ाएं। मैं निवेदन करूंगा बलराज मलिक साहब से कि इन्हीं मुद्दों पर अपनी राय रखें। साथियों, पूरा देश अवगत है कि मशीन में गड़बड़ होती है या मशीन में गड़बड़ की जाती है, मशीनों में मैनिपुलेशन होती है या मशीनों का रिप्लेसमेंट होता है। ये सारा का सारा जो मामला है अब हरियाणा के चुनाव में भी स्पष्ट जाहिर हुआ है। पहले चोरी चकारी की सरकार केंद्र सरकार बनाई गई चोरी चकारी से। ये कोई डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। डेमोक्रेटिक सरकार वो होती है जो जनता के सही मतदान के आधार पे चुनी जाती है, ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के आधार पे। पार्लियामेंट का इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं रहा देश में, और उसकी पुनरावृत्ति हुई है हरियाणा के इलेक्शन में। जो डाटा में चेंज हुआ हरियाणा के अंदर भी 2 बार, अगर पहले डाटा पे जाया जाए उसके हिसाब से जो मुझे पता चला कि 22 सीट बीजेपी की आती थी, उसमें बाकी सीटें 90 में से बाकी अपोजिशन की थी, एक तरह से कांग्रेस की सीटें थी। और डाटा बदलने के बाद उल्टा गेम हो गया। इसी तरह डाटा के साथ छेड़खानी हुई पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी। तो किसी भी सूरत में अब जो सरकार काम कर रही है वो किसी भी सूरत में इस देश की सही सरकार नहीं है। चुने हुए लोग उसमें नहीं बैठे हुए हैं, एक तरह से हेरा फेरी की है, और ये सबसे बड़ा अपराध है देश के प्रति।
देश के लोगों का सबसे बड़ा अगर कोई राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो उनका राइट टू एक्सप्रेशन वोट के जरिए जो वोटिंग राइट है, वो व्यवस्था में भागीदारी का उनका एक सबूत है, उसका एक गारंटी है। अगर उसी में उनकी गड़बड़ की जाए तो इससे ज़्यादा देशद्रोह का काम कुछ हो नहीं सकता। और साथियों, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, आज के इस एपिसोड में मशीन की गड़बड़, फ्री एंड फेयर इलेक्शन देश में ना हो, किसी भी सूरत में सरकार या प्रशासन या इलेक्शन कमीशन बदमाशी नहीं कर सकता। उनको कहीं ना कहीं से सह मिली हुई है कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। जब इस तरह का माहौल देश के अंदर हो जाता है तो इसके लिए दोष किसको दिया जाना चाहिए? मैं एज एन एडवोकेट इस बात को खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, देश में जितनी भी अफरा तफरी है, सांप्रदायिक घटनाएं हैं, बदमाशी है, भ्रष्टाचार है और मशीनों से छेड़छाड़ है, इलेक्शन में हेरा फेरी है, रिगिंग है इलेक्शन में, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं एज एन एडवोकेट ज़्यादा जिम्मेवारी और सारी जिम्मेवारी मैं डालना चाहता हूँ देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, हाई कोर्ट्स और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। उनको पता नहीं था क्या? सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं होना चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट की आंख और बाजू बहुत लंबे हैं, पूरे देश की हर बात का पता है। उनको जो जूरिस्प्रूडेंस या जो जजमेंट वो देते हैं देश की भावना और देश की चाहत के हिसाब से करना होता है, वो काम नहीं हुआ देश में। इसमें कहीं ना कहीं देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है। मैं एज एन एडवोकेट, अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा देश में? क्योंकि हम वहाँ काम करते हैं, हमें पता है। और कैसे उनको करना चाहिए ये खाली जजों की जिम्मेवारी नहीं है या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेवारी है। हम पार्ट एंड पार्सल एडवोकेट्स। कोर्टें देश के वकील और देश के जजों से चलती है। कोर्टें देश के लिए है, देश के लोगों की है, वो बपोती नहीं है, ना जजों की ना वकीलों की। तो ये अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खासतौर पे अगर अपनी ड्यूटी पूरी करे तो इस देश में ना कोई तानाशाह हो सकता, ना कोई हिंदू मुसलमान का नारा और बात कर सकता, ना सांप्रदायिक घटनाएं हो सकती और ना सांप्रदायिक तीज त्यौहार। मैं इनको धार्मिक तीज त्यौहार नहीं कहता। धार्मिक वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल रियलिटी के आधार पे जो बातें हैं जिसको हम सब एक जैसा समझते हैं, एक जैसा मानते हैं, वो धार्मिक हैं। धार्मिक का मतलब अस्तित्व की जो व्यवस्था है उसको समझना और उसके अनुसार जीना ही धार्मिकता है, वही मानवता है। बाकी सब संप्रदाय हैं, डोंग ढकोसले हैं। इन ढकोसलों के आधार पे इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं है। हो सकता है इस देश में जरूरत है और आज का वो समय है कि पॉलिटिशियन लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मिसयूज़ करती हैं, बिना कसूरवार लोगों को मरना पड़ता है। एक बच्चा जो जाके किसी का झंडा उतार रहा था, हो सकता है वह बच्चा अपराधी नहीं है, इन बच्चों के अंदर जहर भर दिया गया। इस देश का कोई बच्चा अपराधी नहीं है, कोई नक्सलवादी, आतंकवादी नहीं है, अलगाववादी नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को भी जहरीला बनाया जा रहा है वर्णवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, और हमारे बच्चों को मौत के मुंह में डाला जा रहा है। जैसे एक बहराइच में मौत हुई है, वो भी किसी का माँ बाप का बच्चा था। अब सरकार क्या करेंगे? जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, सीएम हो या पीएम हो या XYZ कोई भी हो, वो कहेगा बदला लेंगे। और एक के बदले में 10 बच्चों को मारोगे तो एक के माँ बाप से तो पूछ लो, क्या किसी के बच्चों को मारने से उसका बच्चा वापस आ जाएगा क्या? ये नॉनसेंस जो पॉलिटिशियन बातें कर रहे, ये अपराधी किस्म के लोग हैं, तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं और ये राजशाही मानसिकता के लोग हैं। डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। ये डेमोक्रेसी के नाम पे राजशाही और तानाशाही वाले लोगों के कब्जे में देश आ चुका है। इससे देश को निकालना है और इसमें अहम भूमिका है अपोजिशन पार्टीज़, जितने भी लोग दूसरे हैं। ये अपोजिशन कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। देश में पोजीशन अपोजिशन होती, कोई राजा या उसका दुश्मन नहीं होता। यहाँ सब भागीदार हैं। जो ज़्यादा संख्या में चुने हैं अपना लीडर बढ़ा के CM PM बना देते हैं, जो बाकी है सब इक्वल दर्जे के हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस है, उसकी पावर उतनी है जितनी दूसरे जजों की है। एक एक्स्ट्रा पावर है उसके पास सिर्फ कि वो केस किसके सामने कौन सा लगेगा, इससे ज़्यादा उसके पास कोई पावर नहीं है। इसी तरह से PM के पास भी वो कुछ लोगों का एक लीडर बन गया, वो पावर है। किसी भी देश में CM और PM को एक तरफा पावर देना, यहाँ कैबिनेट के हिसाब से सरकार चलती है, भागीदारी के हिसाब से। अगर कोई CM या PM चाहे कि मैं ही राजा होगा, ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं। ये मूर्खता इस देश में चलेगी नहीं, चलने नहीं देगा ये देश के लोग। तो इसलिए हरियाणा में भी चोरी चकारी की, हरियाणा के लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को सामने आना पड़ेगा। आज वो सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ भी देश की अपराधी हैं जो मशीन के खिलाफ खुल के खड़ी नहीं होती, डिमांड नहीं करती। अगर कांग्रेस इसमें पिछड़ती है तो कांग्रेस का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस देश की सत्ता पे बैठने का या सरकार में बैठने का। जो वो क्यों नहीं बार बार बातें उठा रहे हैं? उनको देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। सभी पार्टियों, समाजवादी पार्टी के लीडर मिस्टर यादव जो CM थे UP के,
उन्होंने भी कहा मैं सारे इलेक्शन भी जीत जाऊं जब भी मेरा मशीन पे भरोसा नहीं है। अरे भरोसा नहीं तो लेटर लिखो ना, बातें गढ़ने से क्या होगा। चाहे यूपी का सीएम है, एक्स सीएम है मुलायम सिंह का बेटा, चाहे राहुल गांधी है, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कोई भी है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से हमारा आह्वान है एज एन एडवोकेट भी, एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि आप सारे के सारे लेटर लिखिए। हिम्मत नहीं हो सकती किसी इलेक्शन कमीशन की कि फिर वो मशीन से चुनाव कराए, उनको बैलेट से चुनाव कराना होगा। वो देश का खुदा नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो मदारी का बंदर है, मेरे को खुल के कहना पड़ेगा, पूरा देश कह रहा है इसको। और इस तरह के हालात बना दिए हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है और सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को सीएम पीएम और मिनिस्टरों को अंदर बुलाना चाहिए कोर्ट के अंदर, ताकि इनके दिमाग से भूत उतर जाए और देश को पता चल जाए कि देश में राजा प्रथा नहीं है, या डेमोक्रेसी में सब बराबर है। जो बदमाशी करेगा उसको बुलाया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आज तक हिम्मत नहीं हुई इस देश के कोर्टों के जजों की कि कोई हिंदू मुसलमान सीएम करता है, पीएम करता है, XYZ नेता करता है और ये फ्री में छूट जाते हैं। जिसके खिलाफ कोई जज हिम्मत भी मारता है उसकी रात को बदली करवा देते हैं। इस देश का सीएम चीफ जस्टिस शामिल है जज के, 2 जजों की बदली करवाने में रात को, जिसको हम कह रहे हैं बहुत अच्छा चीफ जस्टिस होगा। कैसे कहीं पे उंगली उठाए गए देश, सब के सब पीपल स्क्रूटनी के अंदर में आते हैं। जैसे जुडिशियल स्क्रूटनी होती है कि कोई भी फैसला है इस देश में सरकार ले या कोई ले, या नीतियाँ या कानून बने पार्लियामेंट में, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी जांच हो सकती है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्क्रूटनी अगर कोई कर सकते हैं तो इस देश के मालिक देश की जनता कर सकती है। इनकी जांच पड़ताल करने का अधिकार, उन पर उंगली उठाने का अधिकार और इनके कान ऐंठने का अधिकार इस देश की जनता के पास है। तो जनता से निवेदन है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है देश के सामने। जो दंगे हो रहे, कोई दंगा नहीं हो रहा इस देश में, दंगे नहीं होते, दंगे कराए जाते हैं और दंगे के आधार पर इनको खून मुँह लग चुका है कि दंगे करवाओ, मांस मरवाओ और सत्ता में हिंदू मुसलमान करके जीत जाओ, वाहवाही कराओ और किसी को पुलिस के घेरे में भी एनकाउंटर करा दो कि मर गया। इस देश में जितने एनकाउंटर हो रहे हैं या जितना भी बुलडोजर न्याय हो रहा है, ये न्याय नहीं, अन्याय है, गुंडागर्दी, आतंकवाद है। ये सरकार द्वारा किया हुआ आतंकवाद है, प्रशासन उसमें मदारी का बंदर साबित हो रहा है। सरकार में जितने IAS IPS हैं इन सबको चेतना चाहिए, उनको संविधान के प्रति विशेष ड्यूटी है। ऐसे नकारा देशद्रोही नेताओं के आदेशों को, इलीगल आदेशों को मानने की जरूरत नहीं है। देश को यहाँ तक खड़ा होना पड़ेगा और पूरे देश के वकील इस मुद्दे में ईमानदार अफसरों के साथ, ईमानदार नेताओं के साथ, ईमानदार पॉलिटिशियन और NGOs के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रतन लाल जी से अनुरोध करता हूँ। क्या है? हत्या है, एक संस्थानिक हत्या है जिसमें सरकार शामिल, जुडिशरी शामिल, और इसके साथ साथ जो दूसरा पहलू है, जो लद्दाख के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो अभी वांगचू साहब है और जिस तरह से पुलिस उनके साथ हाई हैंडेडनेस कर रही है, इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और तीसरी सबसे प्रमुख बात है कि जो अभी 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इस पर भी संदेह का क्या घेरा है कि जहां पर बहुत सारी सीटें हैं, महाराष्ट्र, वहां एक चरण में चुनाव हो रहा है। झारखंड जहां अभी कोई ऐसा वैधानिक स्थिति नहीं है, न कोई वहां पर माओइस्ट या किसी प्रकार का कोई खतरा है, वहां सिर्फ 81 सीटों में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। और इससे हमें लगता है कि फिर से उसी प्रकार का जो चुनावी गुंडागर्दी जो हुआ हरियाणा में, वही उसका और जो देश में हुआ, जिसका वकील साहब ने कहा, बलराज मलिक साहब ने, वो फिर से उसकी पुनरावृत्ति होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर रतन लाल जी से कि वो अपनी बात इन मुद्दों पर रखें। शुक्रिया आप सभी का। मुझे लगता है सारी बात हो चुकी हैं, लेकिन संक्षेप में मैं राहत इंदौरी की शेर से मैं शुरू करता हूँ। सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। अगर आज राहत इंदौरी होते तो क्या लिखते? बोले मोहल्ले में तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। और बहराइच का जो घटनाक्रम है, मुझे मुजफ्फरनगर याद आ रहा है कि उस समय अमित शाह जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे और मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था, जो वायलेंस हुआ था, उसके बाद किस तरह से कम्युनल एटमॉस्फेयर बनाया गया उत्तर प्रदेश में, हमें याद है। उसका रिजल्ट क्या हुआ आप सब देख सकते हैं। हम लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहराइच को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस ने भी अपनी गलती मानी है। हम लोग दिल्ली में जब बैठते हैं तो एक छोटा सा धरना प्रदर्शन कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय गेट पर हो, चाहे जंतर मंतर पर हो, चाहे कहीं भी हो, पुलिस से परमिशन लेते हैं। कम से कम 10 बार पुलिस और IB CID के लोग फ़ोन करते हैं हमसे, कितने लोग होंगे, कौन लोग बोलेंगे,
तमाम इस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। जब ये पता था कि भाई ये दुर्गा पूजा विसर्जन होना है और इतना सेंसिटिव मामला है, तो रूट किसने बनाया उधर से, और रूट बनाया या नहीं बनाया, पुलिस वो जो वीडियो हम लोग पे चढ़ के एक लड़का वहाँ से हरा झंडा उतार रहा है, उसके जगह भगवा लहरा रहा है, क्या पुलिस वहाँ पे नहीं थी? लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, पुलिस नहीं थी वहाँ पर। अगर पुलिस नहीं थी तो इससे लगता है कि इसमें कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं से प्रायोजित है। इसलिए हम पहले तो सबसे पहले एक जुडिशियल इंक्वायरी या सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। इस पर निष्पक्ष जो है तरीके से इस पर एक तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन हो कि पुलिस आखिर क्या कर रही थी वहाँ पर। एक बच्चे की वहाँ पे हत्या भी हो गई, क्या कर रही थी पुलिस। तो इसलिए चुनाव के पहले इस तरह से हिंदू मुस्लिम कराना, तो मैं सबसे पहले अपील करता हूँ कि जो भी शांति अमन पसंद लोग हैं, इस तरह जिनको रक्षा करनी है धर्म की, उनको करने दें। आप अपने घर में रहें और ख़ास तौर से विशेष रूप से जो दलित पिछड़े समुदाय के लोग हैं, अपने शिक्षा पर, अपने पढ़ाई लिखाई पर, अपने आर्थिक उन्नति पे, नौकरी पेशा पे ध्यान दीजिए। इस तरह के धार्मिक उन्माद से बचें। एक तो सवाल ये है कि एक ही अभी दो जगह चुनाव हुए हैं, 2 जगह होने हैं, उसके पहले एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पर मुझे लगता है कि बहराइच का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा जो गौतम साहब ने विस्तार से कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि कितने हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन चलाया, आप लोग को भी बुलाया बार बार, और चुनाव आयोग चुनाव के बाद सारे मीडिया वालों का, आप लोग का और हम लोग का, सबका मजाक उड़ा रहा था, सब मजाक उड़ा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आज हरियाणा से जो रिजल्ट आया है और जिस तरह की हेरा फेरी के दृष्टांत वहाँ पे एग्जाम्पल्स आए हैं, 99% 90 से ज़्यादा चार्ज है मशीन। मैं तो कहता हूँ जहाँ पे आपका जो मशीन लगता है ना, इन आउट आने वाला, क्या बोलते हैं उसको, पंचिंग मशीन जो है, कुछ और बोलते हैं, ध्यान से उतर गया। उसमें दिन भर खाली वकील जज लोग खाली हाथ लगा के देखे हैं, बायोमेट्रिक लगा के देखे बैटरी कितना ख़त्म होता है, कितना नहीं ख़त्म होता है, इसी से टेस्टिंग हो जाएगी। जब हज़ारों की संख्या में वोट्स पड़ रहे हैं तब भी इतना चार्ज रहना किस ओर इशारा करता है। तो हम लोग तो पहले से आश्वस्त हैं कि इसमें धांधली होती है, मशीन भी बदले जाते हैं, हेरा फेरी भी होती है, सब तरह की धांधली होती है। जब इतना हाई प्रोफाइल आप चुनाव लड़वा रहे हैं, आप सीसीटीवी क्यों नहीं लगाते हैं? स्ट्रांग रूम में भी सीसीटीवी होना चाहिए। नहीं रहता है, स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ क्यों? अब पब्लिक डोमेन में बाहर लगाइए, 1 घंटा के लिए लाइट चली जाती। नहीं, लाइट कैसे जाएगी? आप उसका इंतजाम करिए और पब्लिक डोमेन में रखिए। हर बूथ पर, स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे लगे और डिस्प्ले होता रहे 24 घंटे तक, जब तक कि काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए। वीवीपैट, इसका सवाल हम लोगों ने बार बार उठाया। भाई वोट हम दे रहे हैं तो हमारा वोट किधर गया, कम से कम मेरे हाथ में देखने तो दो, देख के हम डब्बे में डालेंगे। तो वो करने में बहुत टाइम लग रहा है। लाखों लाख रुपया जो है बैंक वाला 2 मिनट में गिन देता है वहाँ पर मशीन लगा के। 2 मिनट में, 1 घंटा में कितना लाख गिन देगा वो। और इनको वोट गिनने में खाली टाइम लग रहा है। लगता है कि और दुनिया में कहीं चुनाव नहीं हो रहा है, खाली भारत में ही चुनाव हो रहा है, अमेरिका में नहीं हो रहा है, यूके में नहीं हो रहा है, जर्मनी में नहीं हो रहा है। तो पूरे चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन हाई हैंडेडनेस दिखा रही है, उससे लग रहा है कि दाल ही नहीं, पूरी दाल काली है। तो इनसे हम क्या उम्मीद करें? लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना है, सरकार बनाना है, वो इलेक्शन के बाद क्यों इस पर सवाल उठाते हैं? बार बार लगातार हम लोग कहते रहे कि लोग कम से कम आप टेस्टिंग करिए, लोग को देखिए कि इसके खिलाफ लोग सड़क पे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो राजनीतिक दलों ने आंदोलन, किसी भी मुद्दों पर आंदोलन करना बंद कर दिया है। हमारी शिकायत ये है कि रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, सांप्रदायिक हिंसा का सवाल हो, चुनावी प्रक्रिया में धांधली का सवाल हो, किसी मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने पूरा आंदोलन करना, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को पॉलिटिसाइज करना, किस मुद्दे पर सड़क पे आओ, ये बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को फिर से सोचना चाहिए। 2 राज्य में चुनाव है, एक झारखंड, जैसा कि सूरज जी ने कहा, महाराष्ट्र। झारखंड में कुछ एरिया नक्सल प्रभावित थे, मैं थे कह रहा हूँ। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया, गढ़चिरौली और तमाम जो एरिया है वो भी नक्सल प्रभावित थे। जो पूरा हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ, तेलंगाना से जुड़ा हुआ एरिया वो भी थे। लेकिन जहाँ 288 सीट विधायक का है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे लार्जेस्ट, यूपी के बाद सबसे लार्जेस्ट है। और वहाँ पे एक फेज में चुनाव हो रहा है, और जहाँ पे 81 सीट है झारखंड में,
वहाँ पे 2 फेज में चुनाव हो रहा है, इसका स्पष्टीकरण मुझे लगता है शायद चुनाव आयोग ने नहीं दिया, बाद में फैब्रिकेट भी कर लेंगे। तो ये भी सवाल खड़े करता है। आग्रह मेरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, खासतौर से अपोजिशन पार्टीज़ जिन्हें चुनाव लड़ना है, सरकार बनाना है, इस पे क्लियर कट एज ए क्रुसेड इस पे पोजीशनिंग करे, एक आंदोलन की तैयारी करे, चुनाव बाइकआउट करे, इंटरनेशनल फोरम पे उठे मसला, देश में आंदोलन हो, लोग सड़कों पे आए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे हैं। और वो तो धांधली जितनी हो तो आंकड़ों के साथ लोग आ गए। तो इससे ज़्यादा इस सोशल मीडिया के ज़माने में अब देखिए 3 दिन तक कुछ और चल रहा था बहराइच को लेकर, लेकिन एक वीडियो कल से आया, कल से वायरल हो रहा है पूरा, फिर मामला कुछ और हो गया। तो ये घालमेल है, ये सरकार और तमाम मशीनरी है उसका घालमेल है। और मुझे लगता है कि ख़ास तौर से चुनाव, वैसे सांप्रदायिक हिंसा से बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो अमेरिका, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, और जो लोग दंगा में मारे जा रहे हैं, चाहे जो विक्टिम हो रहे हैं, वो सब चाहे किसी कास्ट कम्युनिटी का हो, सब गरीब लोग ही, कोई राजा महाराजा नवाब के घर का नहीं। तो वो जो है सब गरीब लोग ही हैं। तो इन लोग, इससे आप दूर रहिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बार बार रिपीटेडली ये बात कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक या धार्मिक उन्माद या हिंसा नहीं है, वो बेसिकली पॉलिटिकल यूएसपी है। कुछ लोगों को राजनीति की रोटी उस पर सेकनी है, इसलिए टाइम टू टाइम बीच बीच में आप देखेंगे कि इस तरह के उन्माद जानबूझकर भड़काए जाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। इसके पहले मैं आग्रह करूं कि आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं एक चीज़ पर सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव की गिनती को रोक दिया गया, और ये ऐसा लग रहा था कि उसका प्रभाव हरियाणा के चुनाव पर भी पड़ सकता है उस परिणाम का, और उसको कोर्ट के माध्यम से कुछ ऐसे कारणों से और दिल्ली विश्वविद्यालय के सुझाव पर वो रोका गया। तो अब 21 तारीख को डेट्स है सर, देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से हम लोग सब संबंधित रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी वहाँ पढ़े भी हैं और वहाँ के सभी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। छात्र संघ चुनाव के जो परिणाम होंगे वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं।